Very, very good morning to all my dear students. Good morning, please, please बैठिए, please. हाँ प्लीज पेज नंबर 29, इलस्ट्रेशन नंबर 6. एक जरा पहले इसको देखते हैं. इलस्ट्रेशन 6 में क्या है. Mr. X has long-term capital gain 31 lakh. Normal income 70 lakh. In this case, tax liability shall be computed in the manner given below. LTCG को टैक्स कर लो 12.5% पे. नॉर्मल इनकम को स्लैब रेट पर आ जाएगा. टैक्स बिफोर सरचार्ज 15% का सरचार्ज लगा लो. अब इसमें जब मार्जिनल रिलीफ देने लगेंगे तब प्रॉब्लम आएगी. लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आएगी. टैक्स पर सरचार्ज 101 लाख का तो आ गया, ये ऊपर से कॉपी कर लिया. लेकिन जो 100 लाख हमने लेना है वो 100 लाख में क्या ले. 100 लाख में नॉर्मल इनकम ले ले 70 और एलटीसी ले ले 30, या नॉर्मल ले ले 69, एलटीसी ले ले 31. तो इट इज़ नॉट गिवन इन द एक्ट विच कम्बिनेशन शुड बी टेकन. ये एक्ट में क्लियर ही नहीं है कि कैसे 100 की फिगर कैसे बनाए. तो ऐसे सारे पॉइंट जो एक्ट में क्लियर नहीं होते उनको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ. इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड एनी ऑफ द कम्बिनेशन कैन बी टेकन. जहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहाँ कॉमन मैन को अलाउड है कि आप जो ठीक लगे वो कर लो. तो इसमें अगर हम ये ऑप्शन ले, फर्स्ट कम्बिनेशन टेकन, तो नॉर्मल इनकम 70, एलटीसी 30, इसके हिसाब से कैलकुलेट करके आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ और ये आ जाएगा आंसर. और अगर हम सेकंड ऑप्शन ले, अगले पेज पे देखिए सेकंड ऑप्शन, तो देखो आंसर बदल जाएगा. अब टैक्स लायबिलिटी बदल के आ गई है. तो विच वन इज़ करेक्ट. दोनों करेक्ट है. जो सा भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं, यानी जिसमें हमारा टैक्स कम आएगा वो ले लेंगे. तो एक बार जरा आप रीड कर लो, मैं दोबारा बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका. देखो अब दोबारा देखिए, मेरे पास एलटीसीजी है 31 लाख, नॉर्मल इनकम है 70. फर्स्ट स्टेप में तो टैक्स आ जाएगा, 15% का चार्ज लग जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं. एंड दिस टोटल कम्स आउट टू बी 25,04,125. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. डाउट अब ये है कि जब हम मार्जिनल रिलीफ देते हैं तो एक और तो फिगर ये वाली आएगी 25,04,125. दूसरी और बेस हम बनाते हैं 100 लाख को. ये 100 से स्लाइटली ज़्यादा तो बेस 100 बनेगा. इस बेस 100 में दो टाइप की इनकम है. अगर एक ही टाइप की होती तो कोई बात नहीं, एक ही टाइप की उसको ले लेते. लेकिन दो टाइप की है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं 100 में 31 एलटीसी ले लूँ, 69 नॉर्मल ले लूँ, या एलटीसी 30 ले लूँ, नॉर्मल 70 ले लूँ. मैं क्या ले लूँ, ये ठीक है कि ये ठीक है. यानी जब दो टाइप की इनकम है या तीन टाइप की इनकम है तब ये प्रॉब्लम आएगी. तो ये समझ में नहीं आएगा कि 100 लाख में क्या लें. ऑप्शन तो इसमें और भी बन जाएंगे. सपोज मैं इसको ले लेता हूँ 30.5 और साथ में ले लेता हूँ 69.5. ये एक थर्ड कम्बिनेशन और भी बन जाएगा. ऐसा भी तो कर सकता हूँ. तो ऐसे कम्बिनेशन बनाओगे तो 50 बन जाएंगे. 10-10 रुपये का डिफरेंस डाल डाल के कम्बिनेशन बना दो. इधर से 10 कम उधर से बढ़ा दो, इधर से कम उधर से बढ़ा दो. ये तो 50 कम्बिनेशन बन जाएंगे. तो विच शुड बी टेकन. तो देखो इस तरह की सिचुएशन जब एक्ट में आती है, जब एक्ट इज़ नॉट क्लियर, तो पहले आप देख लो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं. इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ. यानी लॉ इटसेल्फ में ये क्वेश्चन मार्क है, क्लियर नहीं है. जहाँ पे लॉ ही क्लियर नहीं है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ. इट्स ए क्वेश्चन मार्क इन द लॉ इटसेल्फ. तो जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर का क्या रोल है. इनकम टैक्स ऑफिसर से हम भी क्या करें भाई, जब क्लियर ही नहीं है, पार्लियामेंट ने क्लियर नहीं किया, जो तुम्हें ठीक लगे कर लो, और क्या करूँ मैं.
तो तुम कैलकुलेट कर लो, जैसे तुम्हें फ़ायदा अलाउ कर देंगे। तो पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन फ्लॉ पूछना अलाउड नहीं है, सी इंस्टीट्यूट को कोई क्वेश्चन फ्लॉ स्टूडेंट से पूछना अलाउड नहीं है, वो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या नोबडी नोज। तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा विच डजेंट कैरी एनी आंसर, ए क्वेश्चन विदाउट एन आंसर। तो उसका क्या करेंगे, रियल लाइफ में आ सकता है, रियल लाइफ में क्लाइंट आपके सामने बैठा तो उसकी सिचुएशन, आप क्या टैक्स निकालोगे उसका। तो आप क्या करना, आप देख लेना जिसमें सबसे कम आए वो निकाल देना, और इनकम डिपार्टमेंट से फाइन। क्वेश्चन फ्लो है, क्या करें, अलाउ हो जाएगा। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ये है ऐसे और कम्बिनेशन भी बन सकते हैं, आप देख लो। एग्जाम में आएगा नहीं, आ जाए तो कोई बात नहीं, लिख देना, पहले लिखना इट्स ए क्वेश्चन फ्लॉ, फिर आप कोई भी एक कैलकुलेशन दिखा दो, इन आवर ओपिनियन दिस कैन बी वन कैलकुलेशन, बस फिनिश। रीड करके देख लो। हाँ जी बोलिए, डाउट्स बोलिए, पिछली क्लास का और आज की क्लास का पार्ट में डाउट पूछिए। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। और इनकम टैक्स एक्ट में क्या ये खाली एक यही क्वेश्चन ऑफ लॉ है, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। मैं आपको हर क्लास में एक बता दूंगा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये एक्ट में क्लियर नहीं है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा, फिर ये लॉ मेकर ने लिखा क्या, कुछ क्लियर तो है ही नहीं। ये शायद क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा। अगर मैं कहूँगा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, फिर मैं कहूँगा खाली इनकम टैक्स में क्यों, कंपनी लॉ में भी है, वो तो हर लॉ में है, वो तो हर एक्ट में है। फिर आपके माइंड में और ब्रॉडर क्वेश्चन आएगा, ये क्या बात बनी, तो मैं उसका भी रिप्लाई आपको दे देता हूँ। देखिए, जब एक लॉ मेकर को ये कहा जाता है भाई इस बात से रिलेटेड लॉ बना दो, तो वह अपने कमरे में बैठ के सोचता है ये डिस्प्यूट हो सकता है, इसका ये रहा लॉ, ये हो सकता है, इसका ये रहा, ये हो सकता है, इसका है। तो उसने 1000 सिचुएशन सोची, लेकिन रियल लाइफ में तो वो कम से कम 10,000 सिचुएशन होगी, सारी थोड़ा बैठ के वो सोच लेगा। तो लॉ मेकर ने जितना सोचा उतना लिखा। तो लॉ इज नेवर ए सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, इट इज ए सोल्यूशन ऑफ ए फ्यू प्रॉब्लम्स। उस ए फ्यू के बेस पर अदर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाता है। तो आप ये मत समझना कि लॉ मेकर ने क्या लिखा, आप ये समझना लॉ मेकर भी बेचारा क्या करे। एक कमरे में बैठ के हम कितना सोच सकते हैं, जितना वो सोच सकता सोच लिया उसने, बड़ी बड़ी बातें सारी सोच ली और छोटी छोटी बातें छोड़ दी। छोटी छोटी बातें हैं। उससे पहली बात तो ये कम्बिनेशन कितने लोगों का बन जाएगा भाई, 7 करोड़ रिटर्न आती है, मुश्किल से 10 लोग होंगे जो आके ये कम्बिनेशन बताएंगे जी मेरा ये कम्बिनेशन है। 10 लोगों में क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो भाई, कितना टैक्स का फ़र्क पड़ जाएगा कैलकुलेट करके देख लो। 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000 में क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने ले लिया 10,000 का बेनिफिट, जाओ ले लो। तो एक ब्रॉडर बात आप समझना, क्वेश्चन ऑफ लॉ हर एक्ट में होते हैं और इसमें लॉ मेकर कुछ नहीं कर सकता, ये रहेंगे, ये सॉल्यूशन नहीं बन सकता। रियल लाइफ में क्वेश्चन फ्लो आ जाए तो आप देख लेना बेनिफिशियल क्या है। इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं आप ले लो, क्वेश्चन फ्लो है। आते क्यों है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी पर्सन आर्टिफिशियली सोच रहा है क्या क्या हो सकता है, रियलिटी में क्या क्या हो सकता है, जो वो सोच रहा है वो कभी भी टैली नहीं होंगे। रियलिटी में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन फ्लो आते हैं। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं, देखो कोर्ट की ज़रूरत क्या है। कोर्ट की ज़रूरत है अगर डिस्प्यूट हो जाए। डिस्प्यूट होगा क्यों, अगर मैं कहता हूँ जी 2 + 2 4, कोई बंदा नहीं कहेगा 5, कोई बंदा नहीं कहेगा 6, तो डिस्प्यूट क्यों होगा। तो डिस्प्यूट हमेशा होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, इस पे होता है डिस्प्यूट, बिकॉज एक्ट इज़ नॉट क्लियर। अगर 2 + 2 कितना होता है ये क्लियर ना हो, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 6, हो गया झगड़ा। तो सारे डिस्प्यूट कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के होते हैं। यहाँ पर जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो कई बार इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि भी देखो एक्ट में क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा एंटी एडवांटेज ले जाओगे, जो मर्जी मीनिंग निकाल लोगे, उल्टा सीधा मीनिंग निकाल दोगे, ऐसे नहीं करने दूंगा मैं। ठीक है, एक्ट में क्लियर नहीं है, रीजनेबल देख लो क्या बनता है, रीजनेबल ले लो। कुछ क्वेश्चन फ्लो ऐसे है जिसका एंटी एडवांटेज मिल सकता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, तो उसका गलत फ़ायदा उठा ले जाओ।
क्यों जी एक्ट में क्लियर नहीं है, और किसी को भी साफ नज़र आ रहा है इनको कह रहे ये क्या कर रहे हो तुम, क्लियर नहीं का मतलब ये थोड़ा है तुम लूट लोगे कंट्री को, नॉट अलाउड। वो कहेगा जी ठीक है मैं भी कोर्ट में देख लूँगा, वो कहे हम भी फिर कोर्ट में देख लेंगे, तो मैटर कोर्ट में चला जाएगा। अब आ जाओ जज के ऊपर। जज आप बताओ किस बेस पे फैसला करेगा। जज को जो कुछ लॉ में लिखा है इसी के बेस पे फैसला करना होता है। जज कांट इग्नोर द लॉ। इसीलिए जो दो एडवोकेट हैं वो कहते हैं हम देख लेंगे, जज कुछ नहीं कर सकता। हम इसको लेके आएंगे, जज साहब ये देख लो क्लियर है, वो कहे मैं भी लेके आऊँगा, जज साहब देख लो क्लियर है। तो जज कुछ नहीं कर सकता, जज इसको डिविएट नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये साइलेंट है, ये क्लियर ही नहीं है, तो ये इसका मीनिंग कुछ और बताएगा, ये मीनिंग कुछ और बताएगा, जज विल से मीनिंग मैं बताऊंगा क्या है। और इसी को बोलते हैं केस को कोट करना। देखो आपने सुना होगा कि भी इसमें केस कोट कर देते हैं। देखो माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, है ना। कौन से केस में डिसाइड हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने स्टडी किया होगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, दिस इज ए वेरी पॉपुलर केस, 150-200 साल पुराना है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। मोहरी बीबी का केस सुना होगा ना, फाउंडेशन में किया होगा आपने। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, उस केस की क्या जरूरत है जब एक्ट में लिखा हुआ है। जब एक्ट में लिखा है माइनर से कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, केस की क्या जरूरत है। तो उस केस में क्या हुआ था, फैक्ट थोड़े से बदल गए थे। अब बदलने पे बन गया क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसको लेके हो गया झगड़ा। तो कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब उस पर्टिकुलर फैक्ट्स का पैरेलल केस कभी भी आएगा, उस पर झगड़ा नहीं कर सकते। वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, वही मानना पड़ेगा, और केस का लिख देंगे नाम जी इस केस में ऐसा हुआ था। वो स्लाइटली फैक्ट्स कैसे बदले थे, देखो मैं उसमें बताता हूँ आपको उसमें एक्चुअली क्या हुआ था। वो जो माइनर था वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करने आया था, और जो लोन देने वाला लेंडर, उसके वकील के पास वो गया था। लेंडर ने बोला मेरे वकील से बात कर लो, और उसने वकील को बता दिया था कि जी मैं माइनर हूँ। वकील ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू चुप रह, हम तेरे को मेजर दिखा देंगे, तेरी डेट ऑफ बर्थ बदल देंगे, लोन दिलवा देंगे तेरे को। और लोन दिलवा दिया। बाद में उस माइनर ने कहा मैं तो माइनर हूँ। तो लेंडर ने कहा माइनर का है, देखो एग्रीमेंट देख लो। तो माइनर ने बोला जी तो इन्होंने ही मुझे कहा था कि तू झूठ बोल दे, यानी लोन देने वाले ने मुझसे झूठ बुलवाया था, तो इस केस में मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मैं लोन वापस नहीं करता। तो कोर्ट ने कहा अभी तो अजीब सिचुएशन बन गई, लोन देने वाला ही झूठ बुलवाया जा रहा है और बाद में कह रहा है जी मेरा लोन दिलवाओ, ये तो माइनर है, तुमने क्यों इससे झूठ बुलवाया, तुमने क्यों इससे वो कहे। तो सिचुएशन बदल गई। तो कोर्ट ने कहा अगर कोई माइनर है और उसको मिसलीड किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, डिसीटफुल एक्ट किया जाता है, उसको मेजर दिखाया जाता है, तब भी वो माइनर ही माना जाएगा, उसे माइनर का प्रोटेक्शन मिलेगा। और डोंट मेक द पेमेंट ऑफ द लोन। तो ऐसे फैक्ट बदल जाते हैं। तो जो लॉ होता है ना, रियल लाइफ में जब केस आता है तो फैक्ट एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बदल बदल के आते हैं। तो जितने केस आपने स्टडी किए हैं सब में समझ जाना जो कुछ लॉ में था उसमें कुछ थोड़ा सा अलग था। और थोड़ा सा अलग होने का मतलब है क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन लॉ का मतलब है कोर्ट डिसाइड करेगा, जो कोर्ट फैसला कर देगा आगे के लिए उसको मानना पड़ेगा। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने लॉ स्टडी किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस, ध्यान आ रहा है, साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस। इसका भी केस था, केस स्लाइटली डिफरेंट था। उसमें एक चाचा ने भतीजे को बोला कि तेरे पास जो हॉर्स है मैं इतना पेमेंट कर दूंगा, और तूने अगर जवाब नहीं दिया, ना नहीं किया तो मैं हाँ मान लूँगा। उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा मैंने हाँ मान ली। अब एक्ट के अंदर ये बात बहुत क्लियरली नहीं लिखी गई, तो एक्सेप्टेंस लिखा गया है, या तो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, कैसे भी हो, ये बात स्पेसिफिकली एक्ट में नहीं लिखी गई। तो फिर कोर्ट ने कहा कि एक्ट कह रहा है इट शुड बी इम्प्लाइड और इट शुड बी एक्सप्रेस, बट साइलेंस कैन नेवर बी कंसिडर टू बी एक्सेप्टेंस। तो एक नया प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर दिया और अकॉर्डिंगली आगे चलता रहेगा। और जब कभी कोर्ट कोई फैसला देती है उसको मानना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्रेसिडेंट। अगर पहले सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे झगड़ा हो चुका है
और किसी कोर्ट ने फैसला दे दिया, इट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, दिस बिकम्स अ लॉ। तो जनरली जब भी कोई क्वेश्चन फ्लो होता है तो कोर्ट पहले पूछ लेती है भाई कोई प्रेसिडेंट है, तो एडवोकेट कहेगा जी प्रेसिडेंट है ये रहा। लेकिन प्रेसिडेंट हायर कोर्ट का होना चाहिए, लोअर कोर्ट का नहीं। अगर मैटर हाई कोर्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट नहीं दिखा सकते, सुप्रीम कोर्ट का दिखा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस है तो हाई कोर्ट का दिखा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा हायर कोर्ट का दिखाया जाएगा। प्रेसिडेंट कभी भी लोअर कोर्ट का नहीं दिखाया जाएगा और हायर कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ये बात ना बार बार लगातार आती रहेगी और इसकी ज़रूरत आपको कंपनी लॉ में भी है। आप कोई भी एक्ट पढ़ लेना, उसमें हर जगह आपको ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ आप एक बार समझ लेंगे ना, आपको सारे के सारे एक्ट में काम आएगी। कंपनी लॉ में बोलेंगे क्वेश्चन, आगे सारी बात आप समझ जाओगे। अच्छा ये किसी भी एक्ट में बोल लेना क्वेश्चन लॉ, आप एवरीवेयर विल अंडरस्टैंड दिस इज द मैटर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो आपको समझना है और ये पूरी लाइफ सीए बनने के बाद हमेशा काम आएगा। इट इज़ वेरी यूजफुल आस्पेक्ट, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको डाउट है देख लीजिए अभी आप। इसको रियलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियलिस्टिक अप्रोच। और इसी को बोलते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट सुना होगा आपने, तो कॉमन वर्ड है ये, थोड़ी नई वर्ड है, प्रेसिडेंट एंड रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक मतलब जज कह रहा है लॉ को मैं क्या करूं, मेरे सामने रियलिटी में क्या है, मैं तो वो देख रहा हूं, मैं इसको देखूं कि लॉ को देखूं। एंड लॉ इज नॉट दैट मच क्लियर कि इस पर्टिकुलर किसी भी केस में मैं इसको फिट कर दूं। ये ऐसा नहीं है कहीं भी फिट हो जाएगा, ये मेरे लिए प्रिंसिपल है, ये मेरे लिए गाइडलाइन है, इट इज हेल्प मी। बाकी मैं यूज़ अपना इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी विजडम, इसको यूज़ करूँगा लॉ को बेस बना के, विल गिव यू ए जजमेंट। तो ये रियल में क्या चीज़ है वो बताऊँगा। और ये अप्रोच 200 साल पहले अमेरिका में आई थी। अमेरिका के सारे जजेस ने ये कहा था भाई लॉ इज़ ओनली ए हेल्पिंग टूल, इट इज़ नॉट ए शॉर्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करेंगे, वायलेट नहीं करेंगे, लेकिन अपना दिमाग यूज़ करेंगे, रियलिटी के हिसाब से हम चलेंगे। तो इसको रियलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात बहुत यूज़फुल बात है, आपको बहुत काम आएगी। आप देख लेना आगे चल के आपको 10 साल बाद ध्यान आएगा कि ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी। जब आप आर्ग्यू करोगे इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, कमिश्नर अपील्स की कोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को आर्ग्यू करना अलाउड है, जस्ट लाइक एडवोकेट। इनकम टैक्स सेपरेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, बहुत काम आएगा, इसी के बेस पे आप केस लड़ोगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की अर्निंग रिटर्न फाइल करने में नहीं है, ऑडिट में नहीं है। जब वो केस लड़ता है कमिश्नर अपील्स की कोर्ट में, देन ही चार्जेज ए ह्यूज अमाउंट। 10 लाख की फीस एक हेयरिंग की, 20 लाख की फीस एक हेयरिंग की यहाँ की है, या वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाएगा, देन ही विल चार्ज कि जी मेरी तो एक दिन अपीयर होने का मैं तो 25 लाख रुपया लूँगा, आप देख लो देना है तो। डिस्प्यूट कितने अमाउंट का होगा? वोडाफोन का केस था, टैक्स था 10,000 करोड़ का। इनकम नहीं कह रहा मैं, टैक्स कह रहा हूँ। 10,000 करोड़ के टैक्स का डिस्प्यूट था। तो जो लोग केस लड़ेंगे फीस कितनी मांगेंगे? 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, वो कहेंगे जस्ट 100 करोड़। लोग पूरी लाइफ में 100 करोड़ नहीं अर्न करते। हरीश सालवे ने एक केस में 100 करोड़ रुपये मांगे थे और केस भी जिता दिया सुप्रीम कोर्ट में, वोडाफोन का केस। तो ये मतलब जिस लाइन में आप जा रहे हो ना, इसमें मतलब कितना स्कोप है, अनलिमिटेड है, स्काई इज द लिमिट। कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है कि भाई हाँ इतना ही है। मतलब आप चलते जाओ, पूरी लाइफ लगा लो, पूरी लाइफ शॉर्ट रह जाएगी और काम अभी बचे रह जाएंगे। सेकंड बर्थ की ज़रूरत है टू कंप्लीट द एजुकेशन, इस लाइन में इतना स्कोप है। ठीक है, अब आगे चलें। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ तक किसको डाउट है देखिए, पेज नंबर 30। यहाँ तक किसको डाउट तो नहीं? लास्ट क्लास का कोई डाउट हो? आज की क्लास का कोई डाउट हो? स्पेशल प्रोविजन ऑफ सरचार्ज फॉर शॉर्ट टर्म 111A, लॉन्ग टर्म 112, लॉन्ग टर्म 112A डिविडेंड इनकम, सरचार्ज 25% shall never be applicable on short term capital 111A, long term 112, long term 112A dividend income, that is surcharge of 25% shall be applicable to total income excluding short term capital 111A, long term 112,
लॉन्ग टर्म 112A डिविडेंड इनकम एक्सीडिंग 20। इतना एक बार बस रीड कर लो, मैं बताता हूँ आपको। देखो अब इसका मीनिंग मैं बताता हूँ आपको। LTCG का रेट क्या है, नई वाला बताना है, 12.5। LTCG 112A का क्या है, इसका भी 12.5 है ना, यही है ना नए वाले का। शॉर्ट टर्म 118A का, ठीक है। नॉर्मल इनकम का क्या है, स्लैब रेट, लेकिन हम नॉर्मल इनकम को क्या बोलते हैं, 30%। रीजन मैंने बता दिया था, 15 लाख छोड़ दो 30 है, तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी लेस है, करेक्ट और नॉट, लेस है ना। तो पब्लिक ये कह रही है जब आपने रेट लेस कर दिया तो सरचार्ज भी लेस कर दो, थोड़ा सरचार्ज में भी कंसेशन कर दो, तो उनसे एग्रीड। इन इनकम पर 25% वाला सरचार्ज कभी नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15% लगेगा। तो इसमें लिखा हुआ इन इनकम पर चाहे 200 लाख से ज़्यादा हो, सरचार्ज 25% नहीं लगाना, सरचार्ज लगेगा 15%, हाईएस्ट पॉसिबल। इनको छोड़ करके बाकी इनकम है उस पर लग सकता है, 200 लाख से ज़्यादा है तो उस पर लग सकता है 25%। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, मिक्स हो जाएगी ये तो इनकम। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। पहले प्रिंसिपल आप समझ लो। प्रिंसिपल क्या रहा, ये 3 इनकम, कभी भी सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। फिर पब्लिक ने कहा एक इनकम और जोड़ लो, गवर्नमेंट ने कहा कौन सी, उन्होंने कहा डिविडेंड। डिविडेंड को क्यों जोड़ दिया, ये देखो किसका है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ का। ये किसका है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी का। डिविडेंड किसका है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ का है। तो गवर्नमेंट का कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रेट अगर आप कम कर दोगे 12.5, ये कम कर दोगे तो लोग शेयर्स में पैसा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि रेट कम है और शेयर मार्केट अप हो जाएगी। तो एक्सपर्ट्स ने कहा डिविडेंड भी तो शेयर से ही मिलता है, इसका भी रेट कम कर दो तो ये भी शेयर मार्केट को अप कर देगा। तो गवर्नमेंट ने स्लैब रेट तो इस पर नहीं हटाया कि डिविडेंड पे रहेगा तो स्लैब रेट, चलो इसको इस कैटेगरी में ऐड कर देते हैं भाई, इसके ऊपर भी आपको 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाना है। तो टोटल इनकम बन गई 4। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं भी बताऊंगा आपको, पहले प्रिंसिपल ही अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। याद रखना 4 इनकम पर किसी भी हालत में 25% का चार्ज नहीं लगता, चाहे ये 200 लाख से ज़्यादा हो, चाहे 500 लाख से ज़्यादा हो, चाहे 1000 लाख से, जितना मर्जी हो। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार आप रीड करके देख लो, इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। LTCG 11, हाँ नहीं मैंने कहा ना कि लेस है, ये देखो मैंने लिखा लेस है। मैंने इन 3 में कंसेप्ट शेयर का नहीं दिया, लेस का दिया है। गवर्नमेंट जब इन पे लेस कर रही है और इस पे लेस क्यों कर रही है, इसका मैंने अलग से बताया था, कैपिटल शिफ्ट है, कैपिटल शिफ्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ज़बरदस्ती लगा रहे हैं इसलिए। उसका रीज़न अलग है, इनका रीज़न अलग है, लेकिन लेस की बात कॉमन है। लेस क्यों है, रीजन अलग अलग है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूँ कैसे करना है। सैलरी की इनकम है 70 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 40 लाख,
LTCG है 80 लाख, LTCG 112 है 100 लाख, STCG 111 है 150 लाख। ठीक है, कैजुअल इनकम है 10 लाख। तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा, सारे को ऐड करना इकट्ठा, ये स्टेप कभी नहीं बदलता। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी? 450। ठीक है, ये सेम रहता है। रिडक्शन मान लो कोई है चैप्टर 6 का, दे देते हैं, मान लो 10 लाख है टोटल इनकम, यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक है, इसकी क्या टेक्निक है समझना इसको। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज, ये तो फैसला हो चुका कि 15% तो सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। करेक्ट और नॉट? अगर ये 100 से ज़्यादा है तो 15% लगेगा। 15% में तो कोई डाउट नहीं ना। डाउट है 25% में, 25 लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये 200 लाख से ज़्यादा है, लेकिन बीच में ये इनकम भी जुड़ी हुई है, ये भी तो जुड़ी हुई है। तो इसका टेक्निक ये होता है 10% या 15% का फैसला तो ये इनकम कर देगी, तो 15 का फैसला तो हो चुका है। अब वो जो स्पेशल वाली इनकम है उनको अलग कर लो, इसको अलग कर लेते हैं LTCG, या ऐसा करो इनको छोड़ के बाकियों को अलग कर लो। इन 3 को छोड़ो, 1 2 3। ठीक है, इन 3 को छोड़ के बाकी को नोट कर लो। बाकी मैं नोट करता हूँ 70, 40 और कितना 10, कितना, और डिडक्शन नॉर्मल इनकम से लेस होता है 110। करेक्ट। उससे ये जो इनकम्स है 15% वाली, इनको हटा दो, बाकियों को देख लो। अगर ये 200 लाख से ज़्यादा है तो इसके टैक्स पे 25% लगा देना, वरना बात खत्म, सारे पे 15 लगेगा, मैटर जोड़कर। दोबारा देख लो, 10 या 15 का फैसला पहले यहाँ से कर लेना। जब वो फैसला हो जाए तो ये वाली इनकम हटा लेना, बाकी को नोट कर लेना। बाकी अगर 200 लाख को क्रॉस करे तो इसके टैक्स पे 25% लगा देना। इन पे तो 15 लगेगा, इनके टैक्स पे जो इनकम हटाई इसमें तो 15 ही रहेगा। जो बाकी इनकम बची उसके टैक्स पे लगेगा 25। और अगर ये बाकी टोटल 200 क्रॉस ही नहीं कर रहा तो बात ख़त्म, सारे पे इकट्ठा करके 15 लगाओ, बैटरी होगा। तो प्रोसेस इसका ये रहेगा। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है 440 देखा, सीधा 25%, फर्स्ट मिस्टेक। दूसरा क्या सिस्टम रहता है, हम इसको अलग से देख लेंगे 80 लाख, हम कहेंगे जी इस पे लगेगा 10%। ऐसा नहीं है। 10 या 15 का फैसला इंडिविजुअल इनकम नहीं करेगी, ये करेगी। वी कांट से जी LTC तो 80 लाख ही है, 100 से कम है, इस पर तो 10 लगेगा। इंडिविजुअल इनकम देख के फैसला नहीं होगा। वो किससे फैसला होगा? 10-15 का फैसला इससे होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट इंडिविजुअल से डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल से फैसला नहीं होगा, टोटल से होगा। 200 लाख वाला ये स्पेशल इनकम छोड़ दो, बाकी नोट कर लो, उससे होगा। जैसे मैं और एग्जांपल बदल के दिखाता हूँ आपको, देखो। LTCG है 51 लाख और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 300 लाख, टोटल आ गया 351। डायरेक्ट 25% का फैसला मत करना, पहले 10 या 15 का कर लेना, उसके बाद 25 में आना। तो आप ये बताओ, ये 10% कह रहा है कि 15? तो 15 का फैसला हो चुका है, अब 25 का फैसला करेंगे। इस इनकम को छोड़ दो, बैलेंस है 300 लाख और ये है 200 लाख से ज़्यादा, इसके टैक्स पे 25% लगेगा। तो इसका मतलब इसके टैक्स पे 15% लग जाएगा। 15 तो लगेगा। ज़्यादा हो गया 25 तो नेचुरली 15 थोड़ा लगेगा, 25 लगेगा, उस पर 15 लगेगा। अब जब इस पर 15 लगाएंगे तो स्टूडेंट ये कहेंगे सर ये तो 51 लाख है, आप 51 लाख पे 15 कैसे लगा रहे हो? तो 15 का फैसला इसने नहीं किया, 15 का फैसला इसने किया है।
जब उस पर लगेगा ना 15, तो क्या डाउट आएगा, अरे 51 लाख पे 15, 51 पे नहीं है, 351 पे है। सरचार्ज का फैसला कभी इंडिविजुअल इनकम नहीं करती, सरचार्ज का फैसला ही करती है, क्योंकि 15 तो है ही आपका लेवल तो देखो, लेवल क्या है। हम तो ज़्यादा का सोच रहे हैं, तुम उससे भी कम का सोच रहे हो कि 15 का भी मैं 10 कर दूं। तो हमने इसको सेपरेट कम के लिए नहीं किया, हमने सेपरेट ज़्यादा के लिए किया है, और आपने इसको सेपरेट कर दिया कम के लिए। फिर कह रहे हो मार्जिनल लीफ भी मिलेगा, 10% लगेगा। तो ना इसमें मार्जिनल लीफ है, ना इसमें 10% है, इसमें सीधा 15% है, और इस पर टैक्स निकालो 25% है। अब ये स्टेप्स उसके नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको रीड करवाया था, स्टेप रीड भी कर लो फिर क्वेश्चन करेंगे। द कैलकुलेशंस shall be done in the manner given below. Compute total income, take into consideration all the taxable income, and if such total income is up to 50 lakh, no surcharge is applicable. But if it is more than 50 lakh but up to 100 lakh, surcharge applicable 10%. If it is more than 100, surcharge applicable 50%. कौन सी इनकम की बात करें, अंडरलाइन कर लो टोटल इनकम, इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं कर रही, इसमें अंडरलाइन कर लेना टोटल इनकम। सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है, हम टोटल छोड़ के इंडिविजुअल देख लेते हैं। इसमें लिखा टोटल इनकम देखनी, इंडिविजुअल नहीं। सेकंड में क्या लिखा है, सरचार्ज 25% शैल बी ओनली टोटल इनकम माइनस स्पेसिफाइड इनकम। शॉर्ट टर्म 11A, लॉन्ग टर्म 112 एंड लॉन्ग टर्म 112A, एंड डिविडेंड इनकम इज एक्सीडिंग 200 लाख। अब इसको एक बार रीड कर लो, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपको, धीरे धीरे फिर कॉम्प्लिकेट करेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेंगे। Income under that house property 220 lakhs. Income under the distribution 30 lakhs. LTCG 50 lakhs. STCG 111A 60 lakh. Compute income and tax. अब देखो, इसको टोटल कर लो पहले। टोटल कितना आया, 360। ठीक है, इधर राइट। अब मैं आपसे पूछ के देखता हूँ कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने बात को समझा। इसके ऊपर सरचार्ज का क्या रेट लगेगा, ये मुझे रेट बताना। 10, 15, 25, इस पे सरचार्ज का क्या रेट लगेगा। कितना स्टूडेंट लगता है 15, कितना स्टूडेंट लगता है 10, कितना स्टूडेंट लगता है लगेगा ही नहीं,
और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया? बताओ क्या रेट लगेगा? 50 लाख पे तो लगता ही नहीं है। हाँ जी, आप सब क्या कह रहे हो? वो कह रहे 50 पे तो लगता ही नहीं है। और मैंने अभी 2-3 बार क्या बोला कि 10-15 का फैसला ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये गलती मत करना। और ये बहुत बच्चे करते हैं। वो यहीं से फैसला कर देंगे क्या लगेगा, इसको देखेंगे ही नहीं। इस बंदे की ओवरऑल पोजीशन ये है, ये तो इसका एक पार्ट है। मुझसे तुम्हारा लेवल तो ये रहा भाई, तुम तो बड़े अमीर आदमी हो, सरचार्ज कैसे नहीं दोगे? ये तो एक इनकम है, असली तो ये रहा। तो 10 या 15 का फैसला इससे करोगा। इंडिविजुअल इनकम मत देखना। इस पे बताओ 10, 15 या नील, कितना स्टूडेंट लगता है? 15%। कितना स्टूडेंट लगता है? 10%। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया? हैं 2 बच्चे जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। दोबारा पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसे याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। और मतलब आपको बड़ा अलर्ट अटेंटिव रहना पड़ेगा। कोई बात बीच में से गई तो गई, कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 या 15 का फैसला कौन सी फिगर करेगी? मिस्टेक क्या है? हम यहीं से फैसला करके ख़त्म कर देंगे। अगर मैं पूछूं इस पे रेट क्या लगेगा, तो आप कहना पता नहीं, बिकॉज इसका रेट डिसाइड कैसे होता है? इसमें से 360 से इन स्पेशल इनकम्स को हटाया जाएगा। इनका फैसला उसके बाद है। इनका फैसला हम यहीं से बता देंगे, देखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इस पर। मैं पूछूंगा इसका सरचार्ज, आप इसको देख के इसका बताना, इसको देख के इसका बताना, चारों स्पेशल इनकम का इसको देख के उन स्पेशल इनकम का बता देना क्या लगेगा। और मैं 4 छोड़ के कोई और पूछूं तो कहना पता नहीं, पहले आप कैलकुलेट करके दिखाओ। इसमें से वो चारों इनकम माइनस करो, पहले लिखो यहाँ, फिर बताएंगे। तो वो अगर 200 से ज़्यादा है तो 25, वरना कितना लगेगा? उस पर भी 15 ही लगेगा। करेक्ट? तो अब मैं वो फिगर लिख देता हूँ। ये स्पेशल वाली इनकम मैं हटा देता हूँ, ये वाली मैं हटा देता हूँ, बाकी लिख देता हूँ। बाकी कितना? तो अब इसका फैसला हो जाएगा। अब इस इनकम पे टैक्स पे क्या रेट लगेगा? 25। ठीक है? मतलब टेक्निक एक बार आप समझ जाओगे तो गलती नहीं होगी। अगर टेक्निक नहीं समझोगे ना, आप अपना माइंड यूज़ करोगे तो बार बार मिस्टेक होती रहेगी। 4 इनकम पर मैं पूछूंगा स्पेसिफिकली 4 इनकम का, आप उसको देख के फैसला मत देना, आपकी नज़र इधर होनी चाहिए। इसको देख के इसका सरचार्ज पता लगेगा, इसको देख के इसका पता लगेगा, इसको देख के इनका नहीं पता लगेगा, इनका पता लगेगा इसको देख के। बिकॉज ये वाला पार्ट काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको। ये मैं भी फिर बताऊंगा, और अगली क्लास में देखना कम से कम 4-5 बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया। फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं 3-4 क्लास के बाद फिर बताऊंगा। कम से कम 7 या 8 बार बताना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 5 मिनट की बात है। टेक्निक आपके सामने है। उन 4 इनकम का सरचार्ज पूछूं, इधर देख के मुझे जवाब देना। 4 को छोड़ के पूछूं तो कोई जवाब मत देना जब तक कि ये फिगर ना आ जाए। नॉर्मल की बात नहीं है, मैंने कहा है स्पेशल 4 छोड़ के बाकी सब में कैजुअल इनकम ही तो आएगी, क्योंकि उसका जो 25% वाले हैं उसमें बाकी सब है। आप खाली नॉर्मल मत, मैंने खाली नॉर्मल नहीं बोला, मैंने बोला 4 को छोड़ के। डिविडेंड तो नॉर्मल है, फिर भी उसको छोड़ेंगे हम। तो यार नॉर्मल का स्पेशल का क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया 4 को पहचानना आपको, 4 एक तरफ बाकी सब एक तरफ। अब ये क्राइटेरिया नॉर्मल और स्पेशल का नहीं है, बिकॉज डिविडेंड तो नॉर्मल है लेकिन इनके साथ है, और कैजुअल स्पेशल है लेकिन इनके साथ है। तो यहाँ क्राइटेरिया नॉर्मल स्पेशल का नहीं है, 2 ग्रुप है, एक 4 का, एक बाकी सबका। उनसे 4 पे वी आर लीनियंट, नॉट ऑन ऑल स्पेशल इनकम, नॉट ऑन ऑल नॉर्मल इनकम। उस 4 में नॉर्मल इनकम भी है और इस नॉर्मल में स्पेशल भी है, कैजुअल इनकम है।
तो जो एग्जैक्टली लिखा है, जब ये आपने रीड किया है, उसको एग्जैक्टली याद करना, वर्बैटिम, वर्ड बाय वर्ड। अब दोबारा से रीड कर लो, कम से कम 3 रीडिंग लो उसकी, और पेन हाथ में अंडरलाइन करो उसको, एग्जैक्ट एक एक वर्ड को माइंड में सेट कर लेना। जितना लिखा उतना, अपनी तरफ से कुछ ऐड मत करना, अपने फिर डिलीट मत करना। तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा आपको। कम से कम 3 रीडिंग लो, पेन ओपन करके अंडरलाइन करते जाओ, पढ़ो। ऊपर वाला एग्जाम्पल दिखा दूं? आराम से देख लो आप, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना साथ साथ पूरी बात को। सुपरफिशियली ये समझ में नहीं आएगा, बात पक्की है। जहाँ पे 5 मिनट लगाने हम 10 मिनट लगाएंगे, 15 मिनट लगाएंगे, बट अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद ए कूल माइंड। अब इसमें मैं फिगर बदल के दोबारा पूछूं? इसमें मान लो मैं फिगर चेंज कर दूं। अभी पूरे कैलकुलेशन से पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर कर ले, फिर कैलकुलेशन। कंसेप्ट तो सीधा है कि भाई 2 के टैक्स पे लगा देना 15, बाकी पे लगा देना 25। उससे पहले एक बार रेट का डिसाइड और कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन को बदलता हूँ, तो अब की बार आई प्रिज्यूम के सबका आंसर करेक्ट आएगा ना। मैं इसको कर देता हूँ 51, इसको कर देता हूं 150। ये कितना हो जाएगा? 451। ये अभी हटा देता हूं, ठीक है। अब पूछूं मैं रेट क्या लगेगा? जो 4 इनकम है ना स्पेशल, 4 कौन कौन सी है? 2 तो LTCG, एक STCG 1 है और एक डिविडेंड इनकम। इन 4 का क्वेश्चन में ऐसे ही देख के आप फैसला कर सकते हो। बस ये एक बार टोटल लिख लेना, फैसला हो जाएगा। तो मुझे बता दो इसका रेट क्या लगेगा? कितना? 15 या 10? कितना समय लगता है? 10। कितना समय लगता है? 15। यस, बिल्कुल सही है। यहाँ से देख के इसका फैसला हो गया। अब की बार सबके आंसर करेक्ट है। इसका यहाँ से देख के फैसला हो गया। इसका नहीं, अभी आप कहना पता नहीं, पहले वो फिगर लिखो, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। मैं अभी आपको क्वेश्चन बदल के दिखाऊंगा, इसमें डायरेक्ट फैसला करोगे, गलती हो सकती है। इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसको लिखें। ये वाली रहने दो, ये वाली रहने दो। बैलेंस कितना? 250। अब इससे पता लग जाएगा कितना लगेगा। कितना? 25%। ये गलती कई बार कैसे होती है मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको कर देता हूँ मैं 170, इसको कर देता हूँ 20। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 391। इतना
LTCG का सरचार्ज रेट क्या लगेगा, बोलो 15। शॉर्ट टर्म वन वे का, अब देखो बैलेंस का, देखने में ऐसा लग रहा है 391 है तो बैलेंस पे तो 25 ही लगेगा, ये तो 200 से बहुत ज़्यादा है, जबकि रियलिटी है इन दो को हटाओ इट इज़ 190, इस पर भी 15 ही लगेगा बिकॉज ये 200 क्रॉस नहीं कर रही। तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, सारे का टैक्स निकालो, सारे पे इकट्ठा करो, सारे 15 लगाओ, मैटर इज ओवर। सिर्फ ये प्रॉब्लम तभी आएगी जब ये फिगर 200 को क्रॉस करेगी, तब इसका सरचार्ज अलग लगेगा और इसका अलग लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब तक 200 क्रॉस नहीं करेगा सेम ही क्वेश्चन है, बस एक बार चेक कर लिया सेम ही आएगा। ठीक है, अब डाउट पूछो आप, अब डाउट पूछो आप। जो 111 ये वाला, इसमें क्या है, जैसे 140 प्लस 50 वाला तो 201 प्लस है ना, मैं कह रहा हूँ जो 150 प्लस 51 लाख है वो 200 लाख क्रॉस कर चुका है, तो उस पर 20%। ये तो मैं वही तो कह रहा था, पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा ही नहीं फिर अच्छे से। वो कह रहा है इन पर इम्पॉसिबल है कभी 25% लग जाए। देखो पहला पैराग्राफ रीड करके देखो, उसे लिखा इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इस पर कभी 25 लगा दो। देख लो, आप रीड करके देख लो, बहुत क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ। इट इज़ नेवर पॉसिबल कि इस पर कभी 25 लग जाए इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। तो इसमें 200 से फर्क नहीं पड़ता, ये तो चाहे 500 लाख हो 1000 हो, बिकॉज से इसको तो हमने इम्यूनिटी ग्रांट कर दी कि भाई तुम तो जाओ 15 से ज़्यादा कभी नहीं लगाएंगे। तो इसका टोटल कितना भी हो जाए, टोटल किसका देखना है, इन चार को छोड़ के बाकी का, बाकी नहीं क्रॉस करनी चाहिए, इसकी कोई बात नहीं। ठीक है, और देखो डाउट लिखवाऊँ आप, क्वेश्चन कर लोगे ना सॉल्व, बिल्कुल सिंपल सा दूंगा, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। लिखिए आप क्वेश्चन। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 100 लाख, LTCG है 150 lakhs, STCG 111 है 150 lakhs। ठीक है, अभी इतना ही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इससे पहले पूछ के भी देख लेता हूँ। आप मुझे बताओगे इस पे क्या रेट लगेगा सरचार्ज का? LTCG 150 लाख पे सरचार्ज का रेट क्या लगेगा? कितना स्टूडेंट लगता है? 15%। कोई डाउट नहीं, बिकॉज टोटल बता रहा है 15 तो लगेगा ही। इस पे बता दो 15, बाकी पे बता दो। टोटल में से 2 हटा के चेक कर लो, टोटल में से ये 2 हटा के चेक कर लो, कितना स्टूडेंट लगता है? 15। कितना स्टूडेंट लगता है? 25। कितना स्टूडेंट लगता है? 10। मैंने कहा था 10 और 15 का फैसला तो ये करता है, तो 10-15 का फैसला तो कर चुका ना ये, 15 का फैसला तो ऑलरेडी कर चुका, 100 से ज़्यादा है। 10 और 15 कभी इंडिविजुअल नहीं डिसाइड करता। आप द्वारा बेशक रीड करके भी देख लेना, साफ लिखा हुआ है 10-15 का फैसला ये करता है। तो 15 का तो फैसला हो ही चुका है, 10 तो कभी आ ही नहीं सकता। वो तो हमने सेपरेट तो 25 के लिए किया है, वो उससे हमने बढ़ाने के लिए सेपरेट किया, घटाने के लिए सेपरेट नहीं किया। अगर 200 से ज़्यादा 25 लगा देना, वरना 15 तो लगेगा। जी बात नहीं हुई अभी हमारी, आप दोबारा रीड करके देख लो, साफ साफ लिखा हुआ। लाओ अच्छा रीड, लिखा क्या लिखा, वो तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ। देखो पहला पार्ट तो ये होगा 25 ज़्यादा। अब दूसरे में देखिए, कंप्यूट टोटल इनकम
जो कैलकुलेशन के स्टेप्स है ना, पहला स्टेप कंप्यूट टोटल इनकम, जैसे ये कंप्यूट कर ली 400 लाख, ठीक है। टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल द टैक्सेबल इनकम ले ली। इफ सच इनकम इज अप टू 50 लाख, नो सच चार्ज, 50 का केस तो है नहीं। इफ इट इज मोर देन 50 अप टू 100 तो 10, एंड इफ इट इज मोर देन 100 15। देख लो ये मोर देन 100 है तो 15 का फैसला तो हो चुका है ना। तो हमने सेपरेट क्यों किया है, ये देखने के लिए कम तो नहीं लगेगा, या ये देखने के लिए ज़्यादा तो नहीं लगेगा, कुछ ज़्यादा के लिए किया है। तो इसको सेपरेट किया 100, तो उससे 15 का तो फैसला हो ही चुका है। 10 और 15 के बारे में सोचना मत, तो लगेगा। हम तो ज़्यादा के लिए कह रहे हैं, अगर ये 200 से ज़्यादा है तो 25 लगा देना, वरना 15 तो लगेगा ही लगेगा। तो ये मिस्टेक इतने सारे बच्चों ने कैसे कर दी? वो तो मैं अभी कम से कम 6-7 बार बोल चुका हूँ कि 10-15 का फैसला इससे है और 25 का फैसला इससे है। अगर 25 नहीं है तो 15 तो है ही। अगर 25 नहीं है तो ये नहीं कि 10 हो जाएगा। ऐसे तो मान लो मैं इसको लिख देता 10 लाख, तो थोड़ा सरचार्ज लगता ही नहीं। 15 का तो फैसला हो चुका, 15 तो लगेगा। उसे आपका लेवल ये रहा, आपका लेवल ये नहीं है, आपका लेवल ये है। 15 में तो आप आ चुके हो, हम तो ये देख रहे हैं 25 में तो नहीं आ रहे आप। हम ये नहीं देख रहे कि आप 15 से बच रहे हो कि नहीं बच रहे, ठीक है ना। अब बोलो डाउट। तो इस पे क्या लगाना रेट, इन पे क्या लगाना, सिंपल, सारे का टैक्स निकालो, 15 लगाओ। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहले, अब इसको पूरा सॉल्व कर लो। इसको पूरे को सॉल्व कर लो एक बार आप, तो इतनी बात सेट हो जाने दो माइंड में। सेपरेट हम बस इसलिए करते हैं 25 देखने के लिए, सेपरेट इसलिए नहीं करते कि 15 का भी कम हो जाए। उसे हमने सेपरेट इसलिए करवाया कुछ ज़्यादा मिल जाए, आपने सेपरेट करके और कम कर दिया। कम तो होगा नहीं, 15 तो लगेगा। भी उसका लेवल देखो आप 400 लाख का है, उसे 400 लाख वाले से हम 10% लेंगे, 10 तो लेंगे, 15 तो लेंगे। जिसका सॉल्व हो जाए कर देना यहाँ।
ठीक है। अब ये बताओ इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा पार्ट। 10 और 15 का फैसला कौन करेगा? ये। 25 का फैसला कौन करेगा? 4 इनकम हटा के बाकी इनकम। बस एक लाइन का प्रिंसिपल याद कर लो, गलती होने का मतलब ही नहीं है। सिंगल एक लाइन बोल रहा हूँ। क्या? 4 इनकम पर कभी भी कितनी भी इनकम हो 15 से ज़्यादा मत लगाना। कैसे फैसला करना है? 10-15 का फैसला टोटल इनकम करेगी, 25 का फैसला 4 इनकम हटा के बाकी इनकम टोटल 200 से ज़्यादा तो 25 वरना 15। इतना ही प्रोविजन है। बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब लिखिए क्वेश्चन और। हाउस प्रॉपर्टी 210 lakhs, LTCG 10 lakh, 111A 15 लाख, LTCG 112A 5 लाख। पूछो अब क्या रेट लगेगा इसका बताओ। कितने स्टूडेंट लगता है 15% लगेगा? रेज हैंड। कितने स्टूडेंट लगता है 10% लगेगा? कितने स्टूडेंट लगता है लगेगा ही नहीं? 10 लाख ही तो है। 10 लाख पे चार्ज किस बात का? तो कितने स्टूडेंट लगता है नहीं लगेगा? यस लगेगा, बिकॉज टोटल डिसाइड करेगा और टोटल फिगर बता रही है 15 तो लगेगा। इस पर टोटल फिगर बता रही है 15 तो लगेगा। इस पर 15 टोटल फिगर बता रही है, इस पर लगेगा। अब इनको हटा लो और बैलेंस वाली इनकम चेक कर लो 210। तो इसका मतलब उसके टैक्स पे कितना लगेगा? 25। बस कर लो। अब 210 के टैक्स पे तो अलग से 25 लगाना, बाकी सबके तीनों के टैक्स में 15 लगाना। एंड में टोटल करके HEC इकट्ठा लगा देना। HEC अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, HEC इकट्ठा लगा देना। देखो 10 और 15 का फैसला टोटल इनकम से करना, इंडिविजुअल इनकम मत देखना। और 25% का फैसला 4 इनकम हटा के बैलेंस देखना। बैलेंस 20 से ज़्यादा हो। 4 इनकम में इंडिविजुअल इनकम कभी मत देखना। 4 इनकम में टोटल देखना और फैसला इंडिविजुअल का होगा। बस कभी गलती नहीं होगी, वरना ये प्रोविज़न कन्फ्यूजन क्रिएट किए रखता है। अभी मैं क्वेश्चन और काफ़ी करवा दूंगा आपको, मैं 10 क्वेश्चन और करवा दूंगा कम से कम। अभी मैं बीच में मार्जिनल रिलीफ को मिक्स नहीं कर रहा, अभी मार्जिनल रिलीफ भी मिक्स करना मुझे, वो भी करेंगे, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो सेपरेट ये 210 आ रहा है, ये क्लियर हो गया, इस पे 25 लगेगा।
और अगर एग्जैक्ट 200 आ जाए तो भी 15 ही लगेगा, 200 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी बताइए, करेक्ट इतने बार तक किस पर डाउट? 1.25 लेस नहीं किया होना, लेस 1.25 लेस होना है। अच्छा किया नहीं, ये वाला कर दो, अब कर दो, कैलकुलेटर है बोले। एक्चुअली क्या है, टैक्स में इतने सारे छोटे छोटे मैटर है, कुछ ना कुछ रह जाता है, और एग्ज़ाम में मार्क्स ना आने का यही रीज़न है। ना आने का मतलब आपको कॉस्टिंग में, अकाउंट्स में 100 वाले बहुत मिल जाएंगे, टैक्स में ढूंढ लेना कोई नहीं मिलेगा। बिकॉज ये तो अभी 4-6 लेक्चर ही हैं, इतनी सारी बातें आ गई। 50 लेक्चर के बाद देखना इतने सारे मैटर 10 गुना ज़्यादा और आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। इकट्ठे लगाने बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या रह जाएगा। तो टैक्स में तो 95 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 90 प्लस तो बहुत रेयर वाले। काट दो, इससे कर दो, इससे उठा दो, इरेजर पीछे। तो कुछ ना कुछ रह जाता है। जब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, उतना गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे ना, उतने चांसेस। हाँ जी ठीक है, अब सही है, अभी भी गलती है।
सरचार्ज 25%। शो नहीं किया 25% सरचार्ज। ये क्या तो है 25% है। ये तो अलग अलग ही करना पड़ेगा ना, 25 और 15 तो इकट्ठा कैसे करोगे? HEC तो इकट्ठा लगा सकते हो, और 2 बार लगा भी दिया तो कोई बात नहीं। HEC 2 बार लगाई क्या करेंगे, इकट्ठा कर लो, लगा भी दिया तो कोई बात नहीं। इकट्ठा करके लगा लो और लगा भी दिया तो कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड में तो टोटल कर दिया ना सब, लास्ट में तो सारा टोटल कर दिया ना। लास्ट में ये तो सब कुछ इसमें है ना, फाइनल फिगर तो इसमें आ गई ना, या ये एक आस्पेक्ट है, सारा टैक्स है ना ये, 25 वाला 15 वाला सब मिला के, 1000 सब मिला के, बस एंड में टोटल जरूर दिखाना है। HEC अलग अलग लगा लो कोई बात नहीं, इकट्ठा करके लगा लो तो कोई बात नहीं। इकट्ठा लगाओगे टाइम बच जाएगा, अलग अलग करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। सरचार्ज तो अलग अलग ही करना पड़ेगा 25 वाला। एंड में टैक्स लायबिलिटी ये निकाल दो, ठीक है। बोलिए डाउट्स और लिखिए क्वेश्चन। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतने चांसेस मिस्टेक के कम हो जाएंगे। और कोई वे आउट नहीं, इसका वे आउट यही है। और स्पीड एक्यूरेसी बढ़ेगी, सारे सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ जाएगी, खाली टैक्स में नहीं बढ़ेगी, ये सारे सब्जेक्ट में बढ़ेगी। और इंटर में बढ़ेगी, फिर फाइनल में भी बढ़ेगी, यही फाइनल तक ले जाएगी, पूरा बेस बनाएगी। LTCG 51 लाख, STCG 111A 51 लाख, LTCG 112A 51 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 190 lakhs, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 2026। अब ये थोड़ा फास्ट कर लेना, आपकी बार अपने आप ही फास्ट हो जाएगा, आप ट्राई करके देख लो। पहले से अब स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आ जाओ, जिनका सॉल्व हो गया आ जाइएगा। रजिस्टर में जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, स्पीड, एक्यूरेसी बढ़ती है, और जब आप यहाँ के करते हो तो बेनिफिट 10 टाइम्स ज़्यादा है, कम से कम 10 गुना ज़्यादा है जब आप यहाँ सामने आके सॉल्व करते हो। तो हर स्टूडेंट को यहाँ के सॉल्व करना है। आपका प्रेजेंटेशन पूरी क्लास देख रही है तो आप अपने आप अलर्ट हो जाओगे, प्रेजेंटेशन अच्छा हो। आपकी मिस्टेक पूरी क्लास बताएगी, तो वो गलती आप दोबारा कभी नहीं करो। जैसे अभी जो स्टूडेंट आए थे, इन्होंने एक 25 माइनस नहीं किया था, अब ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा ये गलती करते, इम्पॉसिबल है। वो गलती दोबारा कभी कोई इंसान नहीं करता, एक ही बार गलती करती आ जाओ, गलती हमेशा एक ही बार होती है। अब ये 125 लेस करना कभी नहीं भूलेंगे, ये बात पक्की है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कभी मत छोड़ो। यहाँ के जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यहाँ के जो बेनिफिट होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। Never leave this opportunity. Always come forward, solve it. Let the entire class see your performance.
हाँ प्लीज़ बताइए अब डाउट्स। अभी हम ब्रेक के बाद ना इसमें वो भी मिक्स करेंगे, मार्जिनल रिलीफ और डिविडेंड इनकम का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी लेंगे। पहले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वो दोनों मिक्स करेंगे इसी कंसेप्ट में अभी आगे और, ठीक है। तो लेट्स हैव ब्रेक। देखो अब एक दो क्वेश्चन बुक से देखते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन बुक से देख लेते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी पता लग जाएगा आपको। देखो जरा पेज नंबर 30 पे आओ। इलस्ट्रेशन 7 का फर्स्ट पार्ट देखो। मिस्टर एक्सेस इनकम हाउस प्रॉपर्टी में तो है 70 लाख, LTCG है 100 लाख और LTCG 1128 का है 50 लाख, शॉर्ट टर्म 118 का है 150 लाख। कंप्यूट इनकम एंड टैक्स असेसमेंट ईयर 25-26। अब इसका सॉल्यूशन देखो। हाउस प्रॉपर्टी 70 लाख और कैपिटल गेन 100 लाख, 112A 50, 111A 150, ग्रॉस टोटल इनकम 370। अब टैक्स कैलकुलेट करें। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट स्लैब रेट। नॉर्मल इनकम है हमारे पास 70 लाख, ठीक है। तो जो 70 लाख का स्लैब रेट पे टैक्स है वो आ रहा है 17,90,000। इसमें लिख रखा है 1750, तो इसको आप करेक्ट कर लो। 1750 को काट के कर दो 1790 और एक बार चेक भी कर लो 1790 आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन भी है, वो भी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। चेक करना एक बार। 70 लाख पे स्लैब पे कितना आ रहा है? 1750 आ रहा है कि 90 आ रहा है? 90 ना। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट कर लो, जहाँ 1750 लिखा ना 90 कर लो। पेज नंबर 31 पे। उसके बाद 112 का टैक्स निकाल लो 12.5%, ये ठीक है 12.5 लाख। 112A का 50 माइनस 125 12.5%, 69,375। 111A का 150 20% टैक्स बिफोर सरचार्ज आ गया और सारे पे लगेगा 15%, बिकॉज जो बैलेंस इनकम है 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो एक बार इसको देख लो, प्रेजेंटेशन भी देख लो, करेक्शन भी मैंने साथ साथ करवा दी है। सही है। चलो थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। ये इलस्ट्रेशन तो हो ही जाएंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। देखो ये पार्ट, क्वेश्चन लिख लो, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनकम्स गिवन बिलो। LTCG लिखिएगा 100 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 100 लाख, डिविडेंड इनकम 100 लाख, बिजनेस पैशन की इनकम 150 लाख। सपोज ये क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको सॉल्व कर लोगे? इसमें प्रॉब्लम ये आएगी। अच्छा पहले मुझे इंडिविजुअल सरचार्ज बता दो, कितना लगेगा? कितना लगेगा? कितना स्टूडेंट लगता है? 15। आपका आदमी खड़ा हुआ कॉर्नर पे जो स्टूडेंट है आपका? हाँ नहीं नहीं, आपके पीछे जो है ये, आपका हाथ तो नहीं खड़ा था ना? अच्छा फिर आपने यूँ किया हो, देखे ना कोई। अच्छा ठीक। और ये वाला, अच्छा ये छोड़ो, ये वाला, ये भी उन 4 इनकम में है ना? दोनों LTC, शॉर्ट टर्म में और डिविडेंड। इसका कितना, कितना स्टूडेंट लगता है? 15।
ठीक हो गया। अब मैं अगर ये 2 हटा दूँ, ये वाली 2, तो बैलेंस रह गया 250, तो बैलेंस पे 25, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। प्रॉब्लम ये आएगी, इसको तो मैं अलग से कैलकुलेट करके 15 लगा दूंगा, इसको अलग से कैसे कैलकुलेट करूँ? तो स्लैब रेट की इनकम है, ये तो टैक्स इकट्ठा निकलेगा, 1 2 3 का इकट्ठा निकलेगा, तो उसमें से इसका टैक्स कितना ये कैसे पता लगेगा? देखो ये तो अलग कैलकुलेट होगा, डिविडेंड इनकम तो स्लैब रेट की है ना, ये अलग कैलकुलेट थोड़ा होगी, ये तो तीनों का इकट्ठा कैलकुलेट होगा टैक्स। स्लैब रेट पर 350 पे निकालेंगे, उस 350 के टैक्स में से 100 का टैक्स कितना ये कैसे पता लगेगा? हाँ जी, नहीं अलग करोगे तो स्लैब का बेनिफिट डबल मिल जाएगा। 3 लाख का इसमें से छोड़ दोगे, 3 लाख का इसमें से छोड़ दोगे, फिर 4 लाख पे 5% इसमें लगाओगे, 4 लाख पे 5% इसमें लगाओगे, तो स्लैब का बेनिफिट तो एक बार मिलना है। अगर 2 बार अलग अलग करेंगे तो 2 बार मिल जाएगा। नहीं, अगर ये अलग करोगे और ये अलग करोगे, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस पेंशन कितना बना? 350। डिविडेंड कितना बना? 100। अगर मैं अलग अलग निकालूं, 3 लाख एग्जम्प्ट, 3 लाख एग्जम्प्ट, 6 लाख एग्जम्प्ट हो गया। नहीं, तो इसलिए अलग अलग नहीं निकलता। स्लैब रेट वाला तो 350 का इकट्ठा निकालना पड़ेगा। तो जिस लॉ मेकर ने बनाया, बना तो दिया, सोचा नहीं कि इसमें प्रॉब्लम कितनी आएगी। तो इसका फिर वे आउट ये निकालते हैं, 350 पे पहले आप टैक्स निकाल लेना जितना है, उसको 350 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, एवरेज रेट पे 100 का टैक्स पता लग जाएगा। 350 का टैक्स निकालना, डिवाइड बाय 350 लैक्स, मल्टीप्लाइड बाय 100 लाख, एवरेज बेस पे 100 का टैक्स आ जाएगा। इस पे लगा देना 15, और जो बाकी टैक्स बचेगा उस पर लगा देना 25। ठीक है, लाओ सॉल्व कर लेते हैं। मैं कर रहा हूँ सॉल्व, आप कॉपी कर लो। अभी मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, कॉपी कर लेना आप। टोटल इनकम कितनी लिखूँ मैं? 450 लाख, करेक्ट? साढ़े 12 लाख। उसके बाद बाकी सब नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम है 350 लाख, तो 350 लाख पे स्लैब रेट पे निकालेंगे। तो 3 लाख कितना? नील। 4 लाख कितना? 5%। फिर 3 लाख कितना? फिर 2 लाख कितना? ठीक है ना, देख लो, ठीक है। फिर ठीक है, बैलेंस कितना बचा? 35 लाख का 30%, 1 करोड़ 90 101,90,000, इतना। स्लैब रेट 30% है ना, 15 लाख छोड़ के। मैं ये पूछ रहा हूँ तो तू टोटल क्यों बता रहा है? पहले ही बता। मैंने सीधा लिखा कि किसी आगे की फिगर बताओ, तो तू एक कदम आगे क्यों चल रहा है? चलो टोटल लिख दूँ, कितना बताया था बोल? 10 इतना, इतना भाई, चेक कर लो। ये अपने आप लिख लेना बीच में कितना है, मैंने ये लिख दिया। अब इसको डिवाइड करो 350 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये डिविडेंड इनकम का टैक्स आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ डिविडेंड इनकम
15% जिस पे चल रहा है उसका टैक्स आ जाएगा। अब इसका टैक्स बता दो कितना है। 29,11,000 428.57। इस तरह से डिविडेंड इनकम का टैक्स निकाल लो। और टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो किसका टैक्स बचा? वो नॉर्मल इनकम का टैक्स बच जाएगा, वो बाकी इनकम का टैक्स बच जाएगा। तो इसको टोटल करके तो सरचार्ज का क्या रेट लगेगा? 15। और जो बैलेंस टैक्स बचा 101 माइनस दिस, बैलेंस भी लाओ इधर लिख देता हूँ। बैलेंस बताना कितना है? 101 90,000 माइनस कर दो ये 29,11 बताओ, करो माइनस, बताओ। कितना? 101,940 माइनस 29,11,428.57, बैलेंस कितना? कितना? 0.43। तो इसमें सरचार्ज का रेट क्या लगाएंगे? 25%। इन दोनों के टोटल पे क्या लगाएंगे? 15%। और बाद में सारा इकट्ठा करके HEC इकट्ठा लगा दो 4%। दोनों को टोटल करो, टोटल तो आप ही करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर है, उस पर 15% लगाओ, इधर 25% लगाओ, निकालिए फिगर अपनी अपनी। फिर दोनों को टोटल करके 4% HEC लगाओ। हाँ जी, किसका? कौन सा? ये 428 गलत है, 428 है। बैलेंस वाले में ये ठीक है, तो ये क्यों बदलवा दिया? ये 7 ठीक है, इसमें बताओ। बस अब आगे आप लगाओ 25% और 15%। कैलकुलेटर तो आप चलाओ, फिगर निकालो, क्वेश्चन को पूरा करो। मेरा बताने का काम ख़त्म हो गया, आपका काम है अब आगे लगाओ। इस पर 25 लगाओ, इस पर 15 लगाओ, फिर सरचार्ज लगा के दोनों को ऐड करो, 4% का HEC लगाओ, गेट द आंसर। और लास्ट की फिगर मुझे बता देना 288B में राउंड ऑफ करने के बाद। मुझे सिर्फ लास्ट की फिगर बताना 288B में राउंड ऑफ करने के बाद। टू 288B का लास्ट की फिगर मुझे बताना सब कुछ सॉल्व करने के बाद। बोलो 288B की फिगर बोलो। 144,39,212,210। हाँ जी मिला लो भाई, ये फिगर आ रही है लास्ट में 144,39,210। चेक कर लो, डाउट पूछ लो। फिगर टैली कर लो, जिसको डाउट है पूछिए, जिसको डाउट है बोलो। एवरेज बेस पर डिविडेंड इनकम का टैक्स निकाल लो, बस, और कुछ नया नहीं आया, क्योंकि इसमें एवरेज बेस के अलावा कोई डाउट नहीं है। पहले डाउट पूछ लो यहाँ तक। अब रही बात प्रेजेंटेशन की, तो मैं दोबारा थोड़ा सा लिख देता हूँ। प्रेजेंटेशन में इसको ऐसे करना, लिखना पहले LTCG। LTCG है 100 लाख इंटू 12.5 लाख, 12.5%, 12,50,000। फिर लिखना नॉर्मल इनकम 350 लाख। फिर लिखना टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 350 लाख
ऊपर वाली फिगर को कॉपी कर लेना 101940, 101940। फिर लिखना टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम, इसको लिखना 1019 डिवाइड बाई 350 इंटू डिविडेंड कितना था 150, 100, इट वाज 100। तो इसके आगे जो फिगर हमने निकाली थी वो फिगर नोट कर लेंगे 11,428.57। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल करके सरचार्ज लगाएंगे 15%। ठीक है। अब जो रह गई बैलेंस इनकम, उसमें ऐसे करेंगे टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, दैट इज 101,9000 माइनस 29,11,428.57 and this was 144, it was 7278, 571.43, 571.43। फिर इसमें लगाएंगे सरचार्ज 25%। ठीक है। फिर लिखेंगे टैक्स बिफोर ईसी, सारे टैक्स सरचार्ज का टोटल यहाँ आ जाएगा, दोनों टैक्स दोनों सरचार्ज सबका टोटल यहाँ आ जाएगा। फिर करेंगे ऐड HEC 4%, ये ऐड करेंगे। फिर 288B में 10 के मल्टीपल राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके फिगर लिखेंगे कौन सी थी 14429, 14429 3139210। अब आप एक बार दोबारा देख लो, डिविडेंड का कैलकुलेशन ऐसे करना, सारी स्लैब रेट की इनकम का टैक्स निकाल लेना, सारी स्लैब रेट की इनकम टैक्स, जितना डिविडेंड इनकम है एवरेज बेस पे उसका टैक्स निकाल लेना, वो इधर 15% वाले में ले आना, और जो बैलेंस बचेगा टैक्स वो 25% में जाएगा, बिकॉज टोटल 200 लाख से ज़्यादा है। अब देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से चेक कर लो। सिंपल लॉजिक है भाई, स्लैब वाली इनकम को मिला के टैक्स निकाल लो, डिविडेंड का एवरेज रेट पे निकाल लो, और तो कोई वे आउट है ही नहीं, एवरेज रेट पे ही चेक करना पड़ेगा। जो एवरेज रेट पे आएगा वो डिविडेंड का हो गया, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। देखो डाउट्स आराम से, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी दूंगा, पहले डाउट देख लो। सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, देखो डाउट्स। ठीक है, लिखवाऊं? लिखो एक क्वेश्चन। लिखिए। STG 1 है 50 लाख, डिविडेंड इनकम 70 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 240 lakhs, कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 21-26, बस कर लीजिए सॉल्व। सेम ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट।
हाँ जी बताइए, करेक्ट। अब इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशंस है। प्रेजेंटेशन ना हर क्वेश्चन का बुक में दे रखा है। प्रेजेंटेशन यहाँ से मत देखना, बुक में देखो ना, जिसमें मैंने भी क्वेश्चन दिखाया था। प्रेजेंटेशन हर टाइप का क्वेश्चन बुक में सॉल्व कर रखा है। यहाँ तो हमारा स्ट्रेस किस पे होता है, बात को समझने में होता है, दिखाने में नहीं होता कि हर बात समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गई तो बुक में प्रेजेंटेशन दे रखे। प्रेजेंटेशन यहाँ से मत देखना, एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए पूरा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन का बुक से देखना। यहाँ पे हमारा सारा स्ट्रेस किस पे होता है, बात समझ में आ जाए कि इसका क्या है, इसका क्या है। एक बार बात समझ में आ गई फिर उसको प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन का बुक से देखना, ठीक है। अब जैसे हमारा जैसे ये वाला पार्ट था ना, देखो जैसे एक बार बुक निकालिए, इसमें देखो पेज नंबर 30 पे देख लो। चलो पेज नंबर 30 पे देख लो आप। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन 7 है, अब इसके टोटल पार्ट देख लो कितने हैं, 14 पार्ट हैं, यानी ये अपने आप में 14 क्वेश्चन है। और हर टाइप से क्वेश्चन को कवर किया होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। और साथ में हर एक का देखो प्रेजेंटेशन देख लो एग्जैक्टली। तो इसका सिस्टम ये होता है कि घर पे जाके देखो, आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा। ये 14 पार्ट आप सॉल्व करेंगे, रीडिंग नहीं लेना, रीडिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं। अपना रजिस्टर लेना, एक एक पार्ट सॉल्व करना और बुक से प्रेजेंटेशन और आंसर मिलाना, तो लर्निंग इतनी ज़बरदस्त होगी, बहुत काम आएगी। और जो ये नहीं करेगा उसको फिर प्रॉब्लम रहती है। यहाँ से प्रेजेंटेशन भी देखना, फिगर भी मिलाना, पूरे 14 क्वेश्चन सेपरेट सॉल्व करना, फिर और उसके सॉल्यूशन आदि रखे हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू करेगा पेज नंबर 35 तक, यहाँ तक। मतलब अगर ये होमवर्क करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं करेंगे तो देखो जो नहीं करेगा वो अगली क्लास में थोड़ा कंफ्यूज रहता है, उसका फेस बता देता है कि उसने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क पूछना नहीं पड़ता, वो स्टूडेंट का फेस बता देता है ये होमवर्क करके आया और ये होमवर्क नहीं करके आया, पता लग जाता है। देखो एक इंडिविजुअल का टैक्स निकालने का ना कंप्लीट प्रोसीजर इतना ही था। किसी इंडिविजुअल का टैक्स निकालना नया और कुछ नहीं आएगा। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म का टैक्स आएगा, कंपनी का आएगा, उन सब में कुछ भी नहीं है। सारा कॉम्प्लिकेटेड यही था। सारी प्रॉब्लम इंसान ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन बीइंग को समझना बहुत मुश्किल काम है, वो कभी समझ में नहीं आता। तो टैक्स में भी ऐसा ही है। अब आगे कम से कम 6-7 क्लासेस कंफर्टेबल है, आपको कुछ नहीं सीखना, बस ऐसे ही बताने के लिए है। जो जितनी प्रॉब्लम आनी थी आ चुकी है, इसके आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना पार्ट अच्छे से कर लेना, आगे कुछ नहीं है। कंपनी का टैक्स निकालना मैं आपको 10 मिनट में बताऊंगा, पार्टनरशिप फर्म का 10 मिनट में बताऊंगा, हिंदू डिवाइड फैमिली का 10 मिनट में बताऊंगा, बाकी सब में 10-10 मिनट में बताऊंगा। प्रॉब्लम इसी की थी। उसके बाद फिर जो अगला चैप्टर आएगा वो भी ईजी है, फिर अगला भी ईजी है, डिफ़िकल्टी यहीं तक थी। तो देखो ये सारा होमवर्क ना आपको करना है अगली क्लास से पहले, और आप इन सारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यहाँ तक अच्छे से डाइजेस्ट करके आ जाओ, ताकि फिर आगे पढ़ाने में मज़ा आएगा। और अगर ये 18 नहीं सॉल्व हो पाए ना अपने आप, तो कन्फ्यूजन रहेगा। आगे के क्वेश्चन में मिक्स हो के मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको, ठीक है। और आप जो है 18 के 18 पार्ट रजिस्टर में एक एक लिख के सॉल्व कर लेना। और अगर बाई चांस किसी में आपको मिस्टेक लगती है, जैसे मैंने मिस्टेक ठीक करवाई है, वो हमारी साइट पे आइकन नंबर 11 में आपको करेक्शन मिल जाएगा। अगर होगा तो, नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं उसका करेक्शन करके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, वहाँ भी डाल दूँगा, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। तो आप कल घर पे बैठ के सारे अच्छे से सॉल्व कर लो। अच्छे आगे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उससे आगे 7-8 क्लास कुछ भी याद नहीं करना आपको। सिंपल सी जितनी प्रॉब्लम थी वो यहीं तक थी। ये कन्फ्यूजिंग सा पार्ट बना रखा है यहाँ तक का। ऐसा लॉ वैसे बनता नहीं, लॉ हमेशा सिंपल होता है, ऐसे कन्फ्यूज होगी नहीं मिलता, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं परसों, ठीक है। ओके, थैंक यू।